हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी समरी सीरीज, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दमनदीव और सीटेट का जो सिलेबस है दोनों का लगभग सेम है, 95% सिलेबस मैच करते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 6 वीडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी की हूबहू जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ। और वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब कोई काम करते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन तो हो ही जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर चीज़ें सही लग रही हैं तो एक लाइक शेयर तो बनता है यार, और नहीं सही लग रही है तो भी कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दांडी यात्रा तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मृत सागर के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मृत सागर के बारे में। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है तो मृत सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में अगर 1 लीटर पानी इसका निकाले तो लगभग कितना 300 ग्राम इसमें नमक पाया जाता है, ठीक है। कितना 300 ग्राम। क्या इतनी नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हो। याद है नींबू को तुमने नमक पानी में तैराया था। तो देखिए ये भाई मृत सागर है। मृत सागर जैसा कि आप सभी को पता है, खारा मृत सागर जो है कि दुनिया के सबसे नमकीन सागर है। और लगभग आप 1 लीटर अगर पानी निकालते हो तो उसमें 300 ग्राम नमक निकलेगा, ठीक है। और इतना ये है कि इसमें आप तैर भी सकते हो, ठीक है। आराम से इस पर लेट सकते हो, जो उसकी लेयर होती है पानी की। तो ये था मृत सागर के बारे में। अब आगे चलते हैं अलबुर्नी एक नज़र में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर में, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबुर्नी। तो ये 1000 साल पहले की बात है। एक यात्री थे भारत आते हैं जिनका नाम है अलबुर्नी। अलबुर्नी जिस देश से आए थे उसका आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, तो आप में भी पूछा जा सकता है। जो अलबुर्नी है कहाँ के निवासी हैं? उज्बेकिस्तान के निवासी हैं, ठीक है। ये हो गया। अलबुर्नी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। खास तौर पर वे अपने देश से अलग लगी चीज़ों को उन्होंने लिखा था। चलो देखें कि अलबुर्नी के समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। देखिए सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ है कि भाई 1000 साल पहले एक विदेशी यात्री भारत आते हैं जिनका नाम रहता है अलबुर्नी, और ये बिलोंग करते हैं उज्बेकिस्तान से। और ये भारत में चीज़ों को देखते हैं और ख़ास तौर पर उन चीज़ों को देखते हैं जो उन्हें अपने देश से अलग लगती है। तो इन्होंने कुओं के बारे में विशेष वर्णन किया है, तो आइए इसको देखते हैं अच्छे से। पहला है यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो ये लिखते हैं कि भाई जो भारत के देश के दो यहाँ के लोग हैं ये तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं, और उनके यहाँ के उज्बेकिस्तान के लोग अगर देखेंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे, कुंडों और सीढ़ियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये कुआं हो जाता है तो उसके तरफ चबूतरे बनते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर जोड़ के सीमेंट वगैरह से और लोहे की चीज़ों को यूज करके क्या बनाए जाते हैं? चबूतरे बनाए जाते हैं। आगे की बात करें तो इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबुर्नी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो ये तो मान लीजिए अलग चीज़ें थी। तो अलबुर्नी के बारे में आपको समझ में आ गई। अब दड़की माई का कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी का कोई भी सेक्शन आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सीटेट का रिजल्ट जिस हिसाब से आ रहा है, आपको डीपली कोई चीज़ पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। यह है दड़की माई, राजस्थान के अलवर ज़िले में एक गांव में रहती हैं। तो दड़की माई कहाँ रहती हैं? राजस्थान में रहती हैं। वहाँ का एक अलवर ज़िला है, वहीं गांव में रहती हैं, ठीक है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तो यहाँ क्या जो होते थे लोग, यहाँ पे स्थानीय लोग होते थे, औरतें होती थी, इनका समय पूरा घर के कामों में, जानवरों की देखभाल में बीत जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। तो भाई कभी कभी ऐसा होता था कि जो जानवर होते थे उनके पानी खींचने के लिए पूरी रात बीत जाती थी, मतलब रात भर पानी खींचते थे कुएं से। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता
दड़की माई ने पहल की और लोगों ने साथ मिलकर तालाब बना लिया। तो हुआ क्या कि भाई कभी कभी गर्मियों में होता क्या था कि जो कुएँ थे वो सूख जाते थे, तो लोग पानी की खोज में वो गांव छोड़ देते थे, दूसरे गांव में जाते थे जहां पानी अवेलेबल होता था। तो दड़की माई ने एक यूनिटी बनाई और लोगों ने उनका साथ दिया और मिलकर लोगों ने एक तालाब बनाया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी, वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो इससे क्या हुआ कि भाई जब जानवरों को अच्छे से पानी मिलने लगा, वहाँ पे चारे पानी की परेशानी भी कम हो गई, जानवरों को अच्छे से भोजन मिलने लगा, तो वो दूध भी अच्छे से देने लगे और वहाँ से लोग दूधों को मावा बनाकर बेचने भी लगे, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ गई। ये थी दड़की माई की कहानी। ठीक, आगे चलते हैं। शिकारी पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो शिकारी पौधे, आइए शिकारी पौधे कौन से हैं ये देखिए। अब पिक्चर के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा चीज़ें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से निपेथियंस सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो कुछ पेड़ पौधे होते हैं भाई, ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से एक है निपेथियंस, जो सबसे ज़्यादा क्या है, मशहूर है। निपेथियंस कहाँ पाया जाता है? निपेथियंस, इसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछे निपेथियंस पौधा कहाँ पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? पहली बात ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, और वही बात करें तो इंडोनेशिया, वही बात करें तो भारत में मेघालय में। ठीक है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है निपेथियंस। अब आगे चलते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से। देखिए, अब आइए पिक्चर पे चलते हैं। देखिए ये होता क्या है भाई, अब यहाँ पे देखिए, पिक्चर को देखिए अच्छे से। देखिए ये ढक्कन है, ठीक है, इसमें एक प्रकार की खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है, खींचे चले आ रहे हैं और जैसे ही इसके अंदर जाते हैं ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया शिकारी पौधा निपेथियंस के बारे में। अब आइए आगे चलते हैं। जानना चाहते हो वो कौन कहाँ से आया, इस कविता में पढ़ो, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आलू मिर्ची चाय जी, आइए आलू मिर्ची चाय जी के बारे में पहले पढ़ते हैं। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो आलू मिर्ची चाय जी के बारे में कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अब यहाँ से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको कवर करिए। दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। तो जो दक्षिण अमेरिका से क्या आता है, मिर्ची आती है। ठीक है, 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो 7 टमाटर आए जी मतलब दक्षिण अफ्रीका से टमाटर, मिर्ची, ठीक है, मूंगफली आलू अमरूद ये मिलते हैं। ठीक, भिंडी, भिंडी कहाँ से आता है तो भिंडी अफ्रीका से आता है। ठीक है, कॉफ़ी भी, जो भूरी कॉफ़ी है वो कहाँ से आती है तो भूरी कॉफ़ी भी वहीं पे आती है। वहीं बात करें नक्शे में, यूरोप किधर कहीं से आए गोभी मटर, यूरोप से गोभी मटर आता है। चाय असम से आता है। ठीक है, आलू चली चीन से, सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से आता है, चीन से। पहुँची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। रोब जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा में थी, है भाई बहन ये सब देसी। देखिए कितने अच्छे से कविता के माध्यम से भारत के पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो अब आगे चलते हैं। देखिए वेलक्रो के बारे में यहाँ दिया है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके कोई भी सेक्शन यहाँ से नहीं छूटेगा। जो भी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, तो मैं आपको कह दूँ, खुद मेरे अच्छे मार्क्स हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 2 बार 3 बार क्वालिफाई हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। तो एक घटना है 1948 की। जॉन मेस्टल साहब क्या करते हैं, अपने कुत्ते के साथ सैर पे लौटते हैं। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि कुत्ते पर क्या एक बीज चिपका है। इन बीजों को अपने कपड़ों से चिपका देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े पे भी वो बीज चिपके हैं। तो झटपट उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकियों से देखने के लिए बीजों के छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े से रेसे पर अटक गए। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। तो होता क्या है कि भाई देखा कि वो शहर से लौट रहे थे, तो उनके कुत्ते और उनके कपड़े पर भी देखा कि एक बीज चिपक गया है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला। माइक्रोस्कोप से देखा कि उसमें छोटे छोटे कांटे कांटे की तरह चुभने वाली चीज़ें थी, जो कॉटन के कपड़े से चिपक जाते थे। तो इनको एक आइडिया आता है किसका, वेलक्रो बनाने का। ठीक है, किसका, वेलक्रो बनाने का।
आगे देखते हैं। तो वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने की। तो वेलक्रो देखिए सैंडल वगैरह में आप देखेंगे बैग में होता है, तो देखेंगे एक हिस्सा ऐसे होता है, एक हिस्सा ऐसे होता है, दोनों चिपक जाते हैं, ठीक है, आपस में आवाज़ आती है चर चर, ठीक है, कैसी चर चर आवाज़ आती है। तो ये हो गया वेलक्रो। अब आगे चलते हैं। क्या तुम जानते हो, आइए इसको देखते हैं। सांप के बारे में दिया है, ठीक है, सांप से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। तो 4 तरह के जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं? नाग होता है, करैत होता है, दुबैया और अफाई होती है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप किसी को काटता है, उसके 2 खोखले दांत होते हैं भाई, ठीक है, उसी से उसके शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो जो सांप का जहर है भाई, दवाई होती है, काटता है तो उसको सीरम उसके सांप के जहर से ही बनाया जाता है, ठीक। ये ठीक सांप के बारे में। तो दुबैया, ये सारे सांप के प्रकार हैं, करैत है, ठीक है, नाग है, ये अफाई है। अब आगे स्लॉथ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्लॉथ के बारे में चीज़ें रिपीट हो रही हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये भालू जैसे दिखते हैं, देख रहे हैं, ये भालू जैसा दिख रहा है, पर ये भालू नहीं होती, इनको भालू नहीं कहते। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे, देखिए पेड़ों से उल्टा लटक कर कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, जैसे इस पेड़ पे है तो इसी पेड़ के पत्ते खाएगा, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। तो इस पेड़ का जब पत्ता खत्म हो जाएगा तो ये चल देगा दूसरी पेड़ पर। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो इनका जीवन काल होता है 40 वर्ष का, और 40 वर्ष में ये 8 पेड़ों पर रहते हैं। एक पत्ते का पेड़ खत्म होगा तो दूसरे पत्ते पर, दूसरे का खत्म होगा तीसरे पे, तो ऐसे ये 8 पेड़ पर ये जाते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो जब एक सप्ते के बाद भाई जब इनको शौच वगैरह लगता है तो ये पेड़ से नीचे उतरते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ बाघ के बारे में दिया है, तो बाघ के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। बाघ अंधेरे से हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो हमसे 6 गुना बेहतर अंधेरे में कौन देख सकता है? बाघ देख सकता है। ये देखिए बाघ है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई हैं। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ते ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो होता क्या है कि जो बाघ की मूछें हैं हवा में कंपन होती है, तो वाइब्रेशन, ये देखिए पतली पतली होती है ना, तो ये हवा वाइब्रेशन होती है, तो ये पता चल जाता है इनको, ठीक है। तो इनसे इनके शिकार का पता चल जाता है कि हाँ भैया इस दिशा में शिकार हमारा है, ठीक। और रास्ते ढूंढने में भी मदद मिलती है। कुछ और लाइनें दी गई हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, या तो उस बाघ की मर्जी। तो क्या होता है, जब बाघ चलते रहते हैं भाई तो अपना गंध मूत्र वगैरह छोड़ते रहते हैं, जिससे गंध से इनके जो मित्र होते हैं, मित्र वगैरह होते हैं, ये पहचान लेते हैं ये कई किलोमीटर का इलाका हो सकता है, ठीक है। जो दूसरे बाघ होते हैं इन्हीं के गंध मूत्र से पहचान लेते हैं कि हमें इस इलाके में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग अलग आवाज़, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ को गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई जा सकता है। तो बाघ भाई मौके के अनुसार आवाज़ बदलता रहता है। जैसे अपने मित्र को, अपने बाघिन को बुलाना होता है तो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। तो इनकी जो दहाड़ होती है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये हुबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। तो जो बाघ की मूछें होती हैं भाई, ये पत्ता हिल रहा है और जो या शिकार कोई जा रहा है उसकी झाड़ियाँ जो हिल रही हैं उसकी आवाज़ से अंतर कर लेता है, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो जो अलग अलग डायरेक्शन में आवाज़ सुनने के लिए जो इनके कान होते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में अलग अलग घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाघ के बारे में। यहाँ पे कुछ दिया है इंपॉर्टेंट लाइन्स, आइए इसको देखते हैं। हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो दिया है कि हमारे देश में भाई जो बाघ हैं धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है और खतरा है। तो जो देश की सरकार है इनको बचने के लिए सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड के जिम नेशनल पार्क में, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, तो
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, भरतपुर ज़िले में घाना है, यहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो शिकार है इनके मना है। ठीक, अगर आप शिकार करते हैं तो आपको जेल की सज़ा हो सकती है। आगे चलते हैं, खेजड़ी के बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई। खेजड़ी इंपॉर्टेंट वृक्ष है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल से दवा काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे बहुत खेलते हैं वहाँ पे। तो होता क्या है कि खेजड़ी भाई, खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के इलाके में पाया जाता है। इसके नीचे छाँव में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसकी जो छाल होती है वो दवा के काम में आती है। ठीक है, और इसका जो लकड़ी होता है, इसमें खूबी इसकी ये होती है कि इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, और इसकी जो फलियाँ होती हैं उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे जो स्थानीय जानवर होते हैं वो खाते भी हैं और इसकी छाया इतनी अच्छी होती है कि बच्चे उसकी छाया में खेलते भी हैं। तो ये हो गई खेजड़ी वृक्ष। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और कैसा लगा एनसीईआरटी का सीरीज ये, यहाँ से आप लोग बहुत यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, लेकिन ऐसे कंटेंट, ऐसे एनसीईआरटी के सीरीज हूबहू एक एक लाइन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीप में पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ ऊपर की चीज़ों से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बाकी एक चीज़ और है, अगर एनसीईआरटी के आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 8853954496, मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8853954496 पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरे कंप्लीट नोट ले सकते हो, चाहे दमनदीव हो चाहे आपके सीटेट का हो। बहुत स्टूडेंट ने लिया भी है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी हैं उनके, और आप भी ले सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी ज़रूरत होती है यार, हमें भी कोई वीडियो बनाए, इतने मेहनत से टाइम लगता है, थोड़ा सा समझाने में मेहनत लगती है। तो बाकी ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।